Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the most quoted poems of 20th century, The Second Coming by W.B. Yeats. Let's start. This poem is written by an Irish poet, William Butler Yeats, in the year 1919, just after the First World War. This poem was first published in an American magazine named The Dial in the year 1920. After that, it was included in his collection of verses Michael Robarts and the Dance in the year 1921. So three things we have to remember. पहला 1919 में लिखा गया, पहली बार द डायल में 1920 में पब्लिश हुआ और फिर बाद में उनके कलेक्शन ऑफ वर्सेस माइकल रोबार्ट्स एंड द डांस में 1921 में इसको इंक्लूड किया गया। पोयम की अगर फॉर्म की बात करें तो पोयम ये एक लिरिकल पोएट्री है जिसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसमें हमें मीटर तो देखने को मिलता है लेकिन कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। पोयम में जो है 22 लाइंस है जो कि 2 स्टैंजा में डिवाइड की गई है। पहले स्टैंजा में हमें 8 लाइंस और दूसरे स्टैंजा में हमें 14 लाइंस देखने को मिलते हैं। अगर पोयम के थीम की बात करें तो इसमें हमें वायलेंस देखने को मिलता है जो बेसिकली हमें फर्स्ट पैराग्राफ में दिखने को मिलता है बिकॉज ऑफ वॉर्स। प्रोफेसी हमें देखने को मिलता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट जिसकी बात बुक ऑफ रेवलेशन में की गई है जो कि न्यू टेस्टामेंट में है। तीसरा जो है हमें मीनिंगलेसनेस देखने को मिलता है जो उस वक्त पूरी दुनिया में फैली हुई थी। ये जो है एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पोएम हम कह सकते हैं जिसके थ्रू जो है पोएट हमें एक हिडन मीनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग मोरालिटी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स। इस पोएम की जो पहली स्टैंजा है उसमें पोएट बताते हैं कि किस तरह से ये जो पूरी दुनिया है एक क्योस में है, डिस्ट्रक्शन में है और पूरी दुनिया में जो है लॉलेसनेस फैला हुआ है, ब्लडशेड है और ये पूरी दुनिया जो है बिल्कुल ही एक कंफ्यूज सिचुएशन में है। पोएम के दूसरे पैराग्राफ में जिसमें 14 लाइंस हैं उसमें पोएट को एक विजन दिखाई देता है जिसमें उन्हें ये दिखाई देता है कि जीसस क्राइस्ट की जगह पर एक स्फिंक्स नाम का क्रिएचर जो कि एक डिस्ट्रक्टिव गॉड है वो जन्म लेने वाला है जो कि क्रिश्चियन वैल्यूज के बिल्कुल ही अपोजिट है। Now we talk about some incidents which inspire W.B. Yeats to write Second Coming। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पोएम 1919 में लिखी गई थी जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि हम जानते हैं कि जितना डिस्ट्रक्शन जितना ब्लडशेड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ था उतना इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया। पूरी दुनिया में जो है सिर्फ ब्लड और ब्लड ही दिखाई दे रहा था। इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा था। इवन देयर आर मेनी पीपल जिन्हें तो पता भी नहीं था कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। 1916 में ईस्टर रिबेलियन हुआ था आयरलैंड में जिसमें बहुत सारे लोगों को बेगुनाह लोगों को जो है बिना किसी कसूर के जो है मार दिया गया था। रशियन रेवोल्यूशन में हम सब जानते हैं कि किस तरीके से जो है बारबेरियन तरीके से जो है लोगों को मारा गया था। उस वक्त पूरी दुनिया 1919 में जो है इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक से जो है जूझ रही थी जिस तरीके से अभी हम कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं। 1919 में जो है वो ब्लैक एंड टैन वॉर हुआ था जो कि खुद आयरलैंड में हुआ था और आयरिश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जस्ट होने ही वाला था। तो पूरी दुनिया में जो है लॉलेसनेस फैला हुआ था, अनार्की फैली हुई थी, ब्लडशेड था। ऐसा लग रहा था कि ह्यूमैनिटी जो है बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ह्यूमैनिटी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, रिलीजन का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया है, पीस पूरी दुनिया से खत्म हो चुका था और दुनिया जो है एक डर में जी रही थी। और जैसा कि हम जानते हैं कि W.B. येट्स एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और मॉरलिस्ट राइटर हैं। ये सब चीज़ों को देख करके ही वॉज वेरी मच डिस्टर्ब और इसीलिए जो है उन्होंने जो है एक पोएम लिखी सेकेंड कमिंग।
इसके टाइटल की अगर हम बात करें तो टाइटल का जो इसका जो टाइटल है सेकंड कमिंग, वो इंडिकेट करता है, वो एल्यूड्स करता है रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसकी बात जो है बुक ऑफ रेवोल्यूशन इन न्यू टेस्टामेंट में कही गई है। ये हमें ये बताता है, ये इस बुक में ये कहा गया है कि जब पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अंधकार हो जाएगा, लॉलेसनेस हो जाएगा, धर्म जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, तब जीसस क्राइस्ट आएंगे और जो अच्छे लोग हैं उनको सेव करेंगे। यही बात जो है इस्लाम में भी कही गई है। इवन हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी ये चीज़ कही गई है, यदा यदानि कर्मस्य, कि जब धर्म का जो है अपमान होने लगेगा, जब जो है धर्म को जो है मिटाया जाएगा, तो गॉड खुद आएंगे धर्म को बचाने के लिए। लेकिन ये जो पोयम है सेकेंड कमिंग, इसमें हमें ऐसा कोई भी कंफर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसमें जिसमें जो इमेजरी यूज की गई है वो एंटी क्राइस्ट बर्थ के बारे में बताती है। जब हम इस पोयम को पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये पोयम जो है वन ऑफ द मोस्ट कोटेड पोयम ऑफ 20th सेंचुरी है। इस पोयम की लाइंस को बहुत सारे लोगों ने, नॉवेलिस्ट ने, फिल्म फिल्म सीरियल्स में, फिल्म्स में, मैगजीन्स में जो है यूज किया गया है। इसमें सबसे फेमस जो है चिन्मा अचूबे हैं, जिनकी एक नोवेल आई थी 1958 में, जिसका टाइटल उन्होंने इस पोयम की लाइन से लिखा है, थिंग्स फॉल अपार्ट। अब चलिए हम जो है इस पोयम को लाइन बाय लाइन देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा। इस फर्स्ट स्टैंजा में जो है पोएट आफ्टर वॉर सिचुएशन के बारे में बताते हैं। Turning and turning in a widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. फैल्कन जो है एक बाज को बोलते हैं, इट्स अ हॉक लाइक बर्ड, और फाल्कनर जो है वो मास्टर होता है उस बाज का। एक्चुअली यहाँ पर फाल्कन और फाल्कनर, ये बोथ द इमेजेस आर टेकन फ्रॉम द मिडीवल टाइम वेयर पीपल यूज टू ट्रैक डाउन एनिमल्स एट ग्राउंड लेवल। टर्निंग एंड टर्निंग का मतलब होता है रैपिडली रोटेट करना, और यहाँ पर जो एक वर्ड है जायर, जायर जो है एक्चुअली इट इज क्वाइंड बाय ईट्स टू डिस्क्राइब द सर्कुलर पैटर्न और सर्कुलर मोशन, जिसकी पिक्चर जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड दिस इज द मोस्ट फेमस वर्ड फॉर ईट्स। इसको उन्होंने अपने बहुत सारे पोएम्स में यूज किया है, जैसे सेलिंग टू बाइजेंशियम। तो यहाँ पर पोएट एक सिंपल सी बात कह रहे हैं। अगर हम इसके सरफेस मीनिंग को देखें तो पोएट बहुत ही सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जो फाल्कन है वो गोल 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 चक्कर लगाते हुए क्या कर गया है, बहुत ही ऊपर निकल गया है, बहुत आगे निकल गया है। इतना आगे निकल गया है कि उसको अपने मास्टर की आवाज जो है सुनाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से जो है चीज़ें बिल्कुल ही बिखर गई हैं, और उसके मास्टर का जो है उसके ऊपर से नियंत्रण खत्म हो गया है। यानी कि ये जो फाल्कन है वो बिल्कुल ही बेकाबू हो गया है, और वो जो है अपने मालिक के कब्जे से बाहर हो गया है। वो उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहा है, वो उसके कंट्रोल में अब नहीं है। बट ये लाइन इतनी सिंपल नहीं है जितनी कि ये दिख रही है। इट ऑल्सो हैज़ अ डीप मीनिंग। यहाँ पर जो ये वर्ड है फाल्कन, वो एक्चुअली सिंबलाइज करता है मैन को, ह्यूमन बीइंग को, और जो ये वर्ड है फाल्कनर वो सिंबलाइज करता है जीसस क्राइस्ट को या गॉड को। पोएट यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब एक युग, एक इपोज, एक एरा खत्म होता है तो दूसरा एरा क्या होता है, शुरू होता है। तो पोएट यहाँ पे ऐसा ही बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा वॉर हो रहा है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो पोएट को ऐसा फील हो रहा है कि ये जो एरा है, ये जो पीरियड है बस अब ख़त्म ही होने वाला है, और एक नया पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है। तो पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो मैन है वो अपने पैशन की वजह से, अपने डिजायर की वजह से जो है गॉड से, जो भगवान है, जो अल्लाह है, उससे बहुत ही दूर निकल गया है, बहुत ही आगे निकल गया है, और वो रिलीजन को भूल चुका है, वो ह्यूमन वैल्यूज को भूल चुका है, वो रिलीजियस वैल्यूज को भूल चुका है, और वो इतना आगे निकल चुका है कि वो अब लौट करके नहीं आएगा, जिसकी वजह से थिंग्स फॉल अपार्ट, जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही क्या हो गई है, हाथ से फिसल गई हैं, निकल गई हैं, और गॉड
का द सेंट्रल कैनॉट होल्ड, और गॉड का जो होल्ड था ह्यूमन बींग्स पर, जो जीसस क्राइस्ट का होल्ड था अपने बच्चों पर, वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। Now we come to the next line. Mere anarchy is loosed upon the world. The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drawn. The best, the best lack all convictions, while the words are full of passionate intensity. Anarchy का मतलब होता है lawlessness, अराजकता। ब्लड डिम्ड टाइड का मतलब होता है खून की लहरें, या फिर खून की लहरों का पानी की लहरों के साथ जा मिलना। सेरेमनी ऑफ इनोसेंट इज ड्रॉन का मतलब होता है ओल्ड रिचुअल्स या ओल्ड ट्रेडिशन या फिर इनोसेंट वे ऑफ लाइफ, जो हमारे मन में इनोसेंट को और प्यूरिटी को बनाए रखते हैं। कन्विक्शन का मतलब होता है बिलीव, ओपिनियन या व्यूज। यहाँ पर जो है पोएट कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में वर्ल्ड वार हो रहा था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो रहा था, पैंडमिक चारों तरफ था, जिसकी वजह से इतना ज्यादा लॉलेसनेस था, इतना ज्यादा क्योस था, पीस तो बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ सिर्फ अराजकता फैल चुकी है, अनारकी फैल चुकी है, चारों तरफ जो है सिर्फ क्योस ही क्योस दिखाई दे रहा था। मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, चारों तरफ सिर्फ अराजकता दिखाई दे रहा था, चारों तरफ जो है सिर्फ क्योस दिखाई दे रहा था बिकॉज ऑफ वॉर। द ब्लड डिम्ड टाइड इज लूज एंड एवरीवेयर, और हर जगह खून की नदियां बह रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये मार काट जो है बिल्कुल ही आम हो गया है, ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। हर जगह जो है, हर जगह सिर्फ जो है खून ही खून जो है दिखाई दे रहा था, या फिर हम कह सकते हैं कि खून की जो है नदियां जो है वो बह रही थी। द सेरेमनी, जो अच्छे लोग हैं उनको क्या किया जा रहा था, दबाया जा रहा था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अच्छे जो मोरल वैल्यूज हैं, जो रिलीजियस वैल्यूज हैं, वो कहीं खत्म हो चुके थे, वो बिल्कुल ही समाप्त हो चुके थे, उनका इम्पोर्टेंस जो है दुनिया में खत्म हो चुका था। और जो अच्छे लोग, थोड़े बहुत जो अच्छे लोग बचे हुए थे, उनके अंदर से जो फेथ था, जो गॉड के रिलेटेड जो फेथ था, जो रिलीजन के जो रिगार्डिंग जो फेथ था, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, और वो कोई भी एक्शन लेने के लिए असमर्थ थे। while the words are full of passionate intensity, और जो बुरे लोग थे वो बहुत ही ज्यादा पावर में आ चुके थे, और वो बुराई को और ज्यादा तीव्र तरीके से फैलाने में लग गए थे। इस पोयम में जो है उसकी ऊपर की जो दो लाइन है, टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर द फैल्कन कैनॉट हियर द फैल्कनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट की जो दो लाइन है, द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन while the words are full of passionate intensity, ये दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम देखते हैं कि पहले स्टैंजा में किस तरीके से जो है पोएट ने 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ का जो है एक विविड पिक्चर दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे लोग जो है पूरी तरीके से लॉलेस हो चुके हैं, उनके अंदर से धर्म खत्म हो चुका है, जो रिलीजियस वैल्यूज थे खत्म हो चुके हैं, मोरालिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, जो ह्यूमन वैल्यूज हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और किस तरीके से पीस को जो है, ह्यूमन वैल्यूज को जो है निस्तो नाबूद कर दिया गया है। Now we come to the second paragraph. Some revelation, surely some revelation is at hand. Surely the second coming is at hand. The second coming, hardly are those words out when the vast image out of a spiritual mundi trouble my sight. Somewhere in the sand of desert, a sheep with lion body and the head of a man, a gaze blank and pitiless as the sun, is moving its slow thighs, while all about it real shadow of indignant desert wars. यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो रिविलेशन का मतलब होता है भविष्यवाणी या किसी सीक्रेट को रिवील करना। सेकेंड कमिंग का मतलब होता है इनकारनेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जिसके बारे में जो है हमें बुक ऑफ रिविलेशन में बताया गया है। स्पिरिचुअल मंडाई का मतलब होता है वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट, या फिर एक ऐसा ट्रांस लाइक स्टेट जिसमें हम जाने के बाद जो उस
उस दुनिया के जितने भी सोल हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, उनके माइंड्स को हम पढ़ सकते हैं या फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमें बेसिकली जो है ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और तांत्रिक प्रैक्टिसेस में जो है हमें देखने को मिलता है। ट्रबल माई साइड का मतलब होता है गेट टेरिफाइड। तो अब हम इसको देखते हैं। श्योरली सम रिवोल्यूशन इज एट हैंड। पोएट यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से जो वॉर हो रहे थे और तो इस तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो पोएट को ऐसा लग रहा था कि ये जो ईरा है, ये जो इपोच है, वो बिल्कुल ही अब खत्म होने वाला है। कुछ रिविलेशन होने वाला है, कुछ रहस्य जो है वो हमारे सामने आने वाला है। श्योरली द सेकेंड कमिंग एज हैंड। पोएट को ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता है मुझे कि शायद जो है गॉड का मतलब जो है जीसस क्राइस्ट का जो है सेकंड कमिंग होने वाला है। द सेकंड कमिंग। पोएट जो है यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन यूज कर रहे हैं, जो कि इस आइडिया को सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट को जो है री करता है। वैसे ही जैसे ही पोएट ये सारी चीजें सोचते रहते हैं, वैसे ही वो क्या कर जाते हैं, एक ड्रीम में चले जाते हैं, एक ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाते हैं, और वहां पर जा करके जो है वो दुनिया के जितने भी स्पिरिट हैं उनके माइंड्स को पढ़ पाते हैं, उनके माइंड्स को वो देख पाते हैं। जैसे ही वो माइंड्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, वैसे ही वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? समवेयर इन द सैंड ऑफ डिजर्ट अ शेप ऑफ अ लायन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। उनको क्या दिखाई देता है? उनको एक ऐसा क्रिएचर दिखाई देता है जिसका जो हेड है वो तो मैन का है, बट उनकी जो बॉडी है वो क्या है, लायन की है। उस क्रिएचर को देख करके जो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। ये क्रिएचर का नाम स्फिंक्स होता है, जिसको देख करके वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है डेजर्ट, ये डेथ को सिंबलाइज करता है, पिटीलेस को सिंबलाइज करता है और इविलनेस को सिंबलाइज करता है। अब उसको वो क्या करते हैं, बहुत ही गौर से देखते हैं, बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। A gaze blank and pitiless as sun। हमने देखा होगा कि जो डेजर्ट होता है उसमें सन बिल्कुल ही पिटिलेस होता है, बहुत ही ज्यादा क्रूएल होता है। तो यहाँ पर जो है उसकी आईज को जो है, उस स्पिंक्स की आईज को जो है वो कंपेयर करते हैं थ्रू सिमिली के थ्रू, जो है वो कंपेयर करते हैं, किससे? सन से कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि जिस तरीके से जो सूरज होता है, जैसे सूरज की आंखें जो है बिल्कुल ही ब्लैंक और पिटीलेस होती है, जिस तरीके से वो किसी पर मर्सी नहीं करता, ठीक उसी तरीके से ये जो क्रिएचर है जिसका जो हेड है वो मैन का है और बॉडी जो है वो लायन का है, वो क्या है, बिल्कुल ही उसकी आंखें बिल्कुल ही ब्लैंक है और बिल्कुल ही पिटीलेस है, मर्सीलेस है। इज मूविंग इट स्लो थाइज। और वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। वाइल ऑल अबाउट द रियल शेडो ऑफ इंडिग्नेंट डिजर्ट बर्ड। और उसको आगे की तरफ बढ़ता हुआ देख करके जितने भी जो है हंटिंग बर्ड्स हैं, जैसे कि हॉक हुआ, ईगल हुआ, वल्चर हुआ, ये सब देख करके उस क्रिएचर को बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और उड़कर भागने लगते हैं। तो उस जो स्फिंक्स जो ये क्रिएचर है उसके आसपास जो है ये सारे हंटिंग क्रिएचर के जो है शैडो दिखाई देते हैं, और ये सारी चीजें जो है इविल, डिस्ट्रक्शन और जो है पिटीलेसनेस को और डेथ को क्या करती है, सिंबलाइज करती है। नाउ वी कम टू द लास्ट। The darkness droop again, but now I know. The 20th century of stony sleep, were waxed to nightmare by a rocking cradle, and what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born. Waxed। Waxed का मतलब होता है to distract और to annoy, किसी चीज को बीच में ही छोड़ देना। रैकिंग क्रैडल यानी कि पालना, झूलता हुआ पालना। बैथलेहम जो है वही जगह है जहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। जब पोएट इस पूरे विजन को देखते हैं, इस मर्सीलेस बीस्ट को देखते हैं, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। उनकी आंखों की तरफ के सामने जो है बिल्कुल ही ज्यादा अंधेरा छा जाता है और वो क्या करते हैं, अचानक से ड्रीम से क्या करते हैं, बाहर आ जाते हैं।
लेकिन वो जो ड्रीम में उन्होंने देखा उसको वो पूरी तरीके से भूल नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने उस ड्रीम में कुछ ऐसा देखा जो उनके दिमाग से बिल्कुल ही निकल नहीं पा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ ऐसी चीज होने वाली है जो पूरे दुनिया की नींव को क्या करेगा, हिला करके रख देगा। ये दुनिया जो कि 2000 सालों से जो क्या कर रही है, आराम कर रही है, आराम से सोई हुई है, उस दुनिया की आराम को क्या कर देगा, वो खत्म कर देगा। ये बीस्ट जो है, जो धीरे धीरे क्या कर रहा है, बैथलेहम की तरफ बढ़ रहा है, और वहां पर जाकर के जीसस क्राइस्ट की जगह पर वो क्या करने वाला है, जन्म लेने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर जो है जीसस क्राइस्ट की इमेज को उस डिस्ट्रक्टिव गॉड से जो है रिप्लेस कर दिया गया है, जो कि प्रेजेंट सिविलाइजेशन को वायलेंस की मदद से खत्म कर देगा और एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत करेगा। आई थिंक आपको ये पोएम पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब हम इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। Morality and Christianity. The second coming offers an unsettled take on the Christian morality, settling that it is not a stable or a reliable force that people believe to be. The poem clearly alludes to the biblical book of Revelation from the start, in which, put simply, Jesus returned to earth to save the worthy. According to Bible, this is meant to happen when the humanity reaches at end time, an era of complete war, famine, destruction, and hatred. The poem suggests at the end time is already happening because humanity has lost all sense of morality, and perhaps that this morality was only an illusion to begin with. यहाँ पर जो है, जैसा कि बुक ऑफ रिविलेशन में कहा गया है कि जब पूरी दुनिया में जो है अंधकार छा जाएगा, बिल्कुल जो है एकदम ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी, उस वक्त जो है जीसस क्राइस्ट आएंगे और जो अच्छे लोग हैं उनको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। लेकिन इस पोयम में जो है हमें ऐसा कोई भी जो है सुलेस देखने को नहीं मिलता है। पोयम कहता है कि ऑलरेडी जो है बुरा वक्त आ चुका है, ह्यूमैनिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, या फिर ये कहा जाए कि जिस ह्यूमैनिटी की बात जो है क्रिश्चियन माइथोलॉजी कर रहा है वो शायद कभी था ही नहीं, क्योंकि अगर लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी होती तो वो अपने आप को जो है वॉर में जो है इस तरीके से नहीं झोंकते। अगर किसी के अंदर भी ह्यूमैनिटी होगी तो वो किसी को नुकसान कभी भी नहीं पहुंचाएगा। In the first stanza, the speaker described the chaos, confusion, and the moral weaknesses that have caused things fall apart. पहले स्टैंजा में जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया जो है क्योस में है, कंफ्यूजन में है और मोरल वीकनेसेस में है, जिसकी वजह से चीजें जो है बिल्कुल ही बिखर गई हैं। इन द सेकंड, द पोएम मेक्स इट क्लियर दैट इट इज स्पेशली द Christian morality that is begin undone. It describes the widening range of destruction. The poem asks whether the Christian morality was built on weak foundation in the first place. तो यहाँ पर जो है जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं, जो क्रिश्चियन मोरालिटी की बात जो की गई है, उसके ऊपर यहाँ पर जो है क्वेश्चन उठाया गया है कि ये जो मोरालिटी है या ये जो ह्यूमैनिटी है, क्या ये एक्चुअल में है? क्योंकि अगर ये एक्चुअल में होती तो लोग इस तरह से डिस्ट्रक्शन करते ही नहीं। The first stanza imagery develops the sense of morality being turned upside down. Good and evil, the best worst, are no longer the reliable categories that they once were, replaced by mere anarchy. Mere means something like pure here. Humanity has drenched its blood, and the blood dim tide suggests that the morality was only even a ceremony, the performance that conjured the illusions that humankind was innocent. यहाँ पर जो है पोयम बताता है कि जो ह्यूमैनिटी है उसको रिप्लेस हो गया है किससे, अनार्की से। और जो जो मतलब जो ह्यूमैनिटी है ये कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ एक क्या है, एक दिखावा है, एक सेरेमनी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। What more, the poem suggests that no one, even the Jesus, cannot dream the bleak reality. और ये दुनिया जिस तरीके की क्योस में है, इसे कोई नहीं बचा सकता। Even the Jesus Christ is not able to save these people.
The biblical book of Revelation predicts a kind of a final reckoning in which people essentially get what they deserve based on their moral behavior and religious virtues. It indicates that Jesus will come to save those who are worthy of being saved, but the second coming offers no such comfort. जैसा कि हमने आपको बताया है कि बुक ऑफ रिवलेशन में ये बताया जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट आएंगे और लोगों को जो है उनके जिस तरह से उन्होंने किया है उसके अनुसार जो है उनको क्या करेंगे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट मिलेगा। जो अच्छे लोग होंगे उनको सेव कर लिया जाएगा और जो बुरे लोग होंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन ये जो पोएम है इसमें हमें ऐसा कोई भी कंफर्ट देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कोई भी सोलेस जो है हमें देखने को नहीं मिलता है। Instead, in the first line of the second stanza, the poem hints that a moment of divine intervention must be as at hand. The chaos of the first stanza, surely some revelation is at hand, and as it turns out, some revelation is at hand, but rather that returning to the world to peace, that new revelation make things worse. Second पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन है, श्योरली सम रिविलेशन इज एट हैंड, यहाँ पर जो है रिविलेशन तो है, इस पोएम में रिविलेशन की तो बात की जा रही है, लेकिन ये जो रिविलेशन होने वाला है ये चीज़ों को बेहतर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, चीज़ों को और ज़्यादा जो है वर्स्ट कर देगा। द न्यू एंड द ग्रोटेस्क बीस्ट heads towards the Bethlehem, the birthplace of Jesus Christ, to be brought into the world. If Jesus was the figure of the moral movement, the new beast leads the figurehead of a new world of anarchy. Jesus Christ जो है वो इपिटोमी है किसके, मोरल मूवमेंट के, लेकिन इसमें जो बीस्ट है जिसका जो हेड है वो किसका है, मैन का है, और जो बॉडी है वो लायन का है, वो इपिटोमी है किसका, अनार्की का है। In which the best people, like the most moral people, lack the courage of their conviction and the words are allowed to thrive. In other words, the poem portrays Christian morality and prophecy as weak. इसमें जो है, इस पोएम में जो क्रिश्चियन मोरालिटी है और क्रिश्चियन की जो प्रोफेसी है उसके ऊपर जो क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, एंड इवन द प्रूवन फॉल्स, और इसको जो है प्रूफ किया जा रहा है, क्या, फॉल्स प्रूफ किया जा रहा है, इन द फेस ऑफ द वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन दैट ह्यूमन हैव क्रिएटेड। यहाँ पर जो ये बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बीइंग है, दे आर नो लॉन्गर अ ह्यूमन बीइंग, दे आर मोर वर्स देन बीस्ट। इतना ज्यादा उनके अंदर जो है मतलब अनार्की आ चुकी है, लॉलेसनेस आ चुका है, जो ह्यूमन वैल्यूज पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उन्हें कोई भी बचा नहीं सकता, इवन दो गॉड कैन नॉट सेव, उनका डिस्ट्रक्शन आविषमभावी हो चुका है। तो यहाँ पर जो क्रिश्चियन वैल्यूज हैं कि गॉड मतलब जीसस क्राइस्ट आएंगे और आकर के लोगों को सेव करेंगे, इसके बारे में जो है क्वेश्चन करती है ये पोएम, जो है उस प्रोफेसी के ऊपर जो क्या कर रही है, क्वेश्चन कर रही है। The blank gaze of a new creature provides further evidence of just how hopeless the situation. This being might have a head of a man, but it does not have a moral sense. Still, it is pitiless. इसमें जो क्रिएचर दिखाया गया है उसका हेड जो है वो किसकी तरह है, मैन की तरह है, लेकिन मैन जो होता है वो ह्यूमन बीइंग जो होता है उसके अंदर क्या होती है, मोरालिटी होती है, उसके अंदर जो है पिटी होता है। लेकिन ये जो क्रिएचर ये बिल्कुल ही पिटीलेस है, ये डेथ को सिंबलाइज करता है, ये इविल को सिंबलाइज करता है, ये पिटीलेस को सिंबलाइज करता है। इट इज अराइव टू प्रिसाइड ओवर द ब्लड डिम टाइड्स एंड ड्राउन the innocence, not a world of a kindness, clarity and justice. Its sphinx-like appearance is also deliberately at odds with Christian imagery, which further suggests bleak with Christian morality. Meanwhile, the spiritus mundi mentioned by the poem is what Yeats thought of as a world of collective unconsciousness from which the poet could draw inside this vision of the beast. Then it suggests the worldwide shift into anarchy as a collective mind of humanity let go to the morality. यहाँ पर जो है जो पोएट जो है बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है जो वर्ल्ड है वो मोरालिटी से जो है वो शिफ्ट कर चुका है, किसकी तरफ, अनार्की तक की तरफ जो है शिफ्ट कर चुका है, और इसको जो है अब कोई भी बचा नहीं सकता है। ऑब्वियसली इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये पोएम जो है बहुत ही ज़्यादा एम्बिगुअस है, और इस पोएम को जो है बहुत सारे लोगों ने अपने अपनी तरह से जो है इंटरप्रीट करने की कोशिश की है। मैंने अपने हिसाब से जो है इस पोएम को समझाने की जो है पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी परेशानी हो,
तो आप प्लीज़ हमें जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो है हमें मैसेज कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।